नमस्कार। स्टॉक मार्केट की दुनिया को समझने की इस कोशिश में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम दो बहुत ही बड़े सवालों को सुलझाने वाले हैं। पहला, किसी कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी को आखिर जांचा कैसे जाए, और दूसरा, ये कैसे पता चले कि कोई स्टॉक खरीदने के लिए सही कीमत पर है भी या नहीं। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। हम सबने सुना है कि एक अच्छा मैनेजमेंट एक ठीक ठाक से बिजनेस को भी आसमान पर पहुंचा सकता है, और वहीं एक खराब मैनेजमेंट एक बहुत अच्छे बिजनेस को भी डुबो सकता है। पर बात तो वही है कि ये पता कैसे करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम घर बैठे बैठे ये सब जान सकें? चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर इन्वेस्टिंग पर किताबें पढ़ी हों तो ये सलाह तो पक्का सुनी होगी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि बस सीधे कंपनी के सीईओ से मिलो, उनकी फैक्ट्री घूमो और फिर फैसला करो कि पैसा लगाना है या नहीं। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। सोच कर देखिए, एक आम रिटेल इन्वेस्टर जिसके पोर्टफोलियो में शायद 10-20 अलग अलग कंपनियां हों, जो देश के अलग अलग कोनों में हैं, उसके लिए सब करना सच कहूं तो लगभग नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम मैनेजमेंट को परख ही नहीं सकते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे अपने घर पर आराम से बैठे बैठे बिना किसी से मिले जुले हम मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। और देखिए, अच्छी खबर यह है कि इसके लिए किसी खास पहुंच की जरूरत नहीं है। सारी की सारी जरूरी जानकारी पब्लिक में मौजूद है। किसी अंदरूनी खबर की जरूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है और उस डेटा का मतलब कैसे निकालना है। देखिए, मैनेजमेंट की क्वालिटी जांचने के लिए हम 3 आसान चेक लगा सकते हैं। पहला है शेयर होल्डिंग पैटर्न, दूसरा कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री और टैक्स रेट। सीधी सी बात है, एक ईमानदार मैनेजमेंट लगातार डिविडेंड भी देगा और अपना पूरा टैक्स भी चुकाएगा। और तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। ये बताता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना मुनाफा कमा पा रहा है। आज हम इनमें से सबसे शक्तिशाली तरीके पर फोकस करेंगे, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। मैनेजमेंट के बारे में जानने का सबसे असरदार तरीका पता है क्या है? ये देखना कि वो खुद अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हैं। कहते हैं ना, बातों से ज्यादा काम बोलता है, और उनके काम वो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में साफ साफ दिखाई देते हैं। ये स्लाइड हमें एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क देती है। जब प्रमोटर्स यानी कंपनी के मालिक खुद अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं तो ये एक बहुत मजबूत पॉजिटिव सिग्नल है। इसी तरह जब एफआईआईज और म्यूचुअल फंड जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो ये भी अच्छा संकेत है। लेकिन जब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बढ़ रही हो और प्रमोटर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की घट रही हो तो ये अक्सर एक खतरे की घंटी होती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ देखने वाली होती है, गिरवी रखे हुए शेयर, जिसे प्लेज्ड शेयर्स भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रमोटर्स ने अपनी ही कंपनी के शेयरों को गिरवी रखकर लोन उठाया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई अपने घर को गिरवी रखकर पर्सनल लोन ले ले। ये एक बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस का संकेत हो सकता है। इसको ऐसे समझिए कि जब किसी प्रमोटर को पैसा जुटाने के लिए कोई और रास्ता नहीं मिलता, तब वो अपने शेयर गिरवी रखते हैं। ये एक तरह से आखिरी विकल्प होता है, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि या तो कंपनी की हालत ठीक नहीं है या उन्हें बिजनेस का भविष्य कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा। और ये स्लाइड इसका असर बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। ये 2014 का डेटा है। जिन कंपनियों में प्रमोटर्स की बहुत ज्यादा हिस्सेदारी गिरवी थी, उनका परफॉर्मेंस सेंसेक्स के मुकाबले बहुत ही खराब रहा। आप देखिए, पिपावाव डिफेंस और एबीजी शिपयार्ड जैसी कंपनियों ने तो इन्वेस्टर्स का पैसा डुबो ही दिया, जबकि उसी टाइम पीरियड में सेंसेक्स ने 36% का रिटर्न दिया था। तो सबक साफ है, ज्यादा शेयर गिरवी रखना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चलिए, तो मैनेजमेंट को परखना तो हमने सीख लिया, लेकिन एक बेहतरीन कंपनी भी एक बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है अगर उसे गलत कीमत पर खरीद लिया जाए। तो अब हम आते हैं अपने एनालिसिस के दूसरे हिस्से पर, वैल्यूएशन। इसका एक क्लासिक उदाहरण है इन्फोसिस। साल 2000 में इन्फोसिस एक वर्ल्ड क्लास कंपनी थी। मैनेजमेंट शानदार था, ग्रोथ जबरदस्त थी, लेकिन फिर भी जिन्होंने उस समय बिल्कुल पीक पर इन्वेस्ट किया, उन्हें अगले 6 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिला, जीरो। क्यों? वजह थी वैल्यूएशन। स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा महंगा था। तो सबक यह है कि क्या खरीदना है, ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी है कि किस कीमत पर खरीदना है। वैल्यूएशन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? लोगों को लगता है कि 10 रुपए का स्टॉक सस्ता है और 2000 रुपए का स्टॉक महंगा। लेकिन सच तो यह है कि स्टॉक की कीमत कुछ नहीं बताती। असली चीज होती है उसकी वैल्यू।
हो सकता है कि 2000 रुपए वाले एक शेयर 2 रुपए वाले किसी पेनी स्टॉक से कहीं ज्यादा सस्ता हो। दूसरी आम गलती है सिर्फ कम पीई रेशियो देखकर पैसा लगा देना। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। कई बार कम पीई का मतलब ये होता है कि कंपनी का भविष्य अंधकार में है और बाजार को उससे कोई उम्मीद ही नहीं है। ऐसे स्टॉक वैल्यू ट्रैप बन जाते हैं जहां पैसा सालों साल फंसा रह सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? देखिए, वैल्यूएशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 सवाल पूछने होते हैं। ये रहे वो 2 सवाल। पहला सवाल, स्टॉक का अभी का वैल्यूएशन उसके अपने इतिहास के मुकाबले कैसा है? मतलब क्या वो अपने पास्ट के हिसाब से सस्ता है या महंगा? और दूसरा सवाल, उसका पीई रेशियो उसकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट के मुकाबले कैसा है? चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। ये केस स्टडी है येस बैंक की। दिसंबर 2011 में इसका पीई रेशियो अपने हिस्टोरिकल एवरेज से काफी नीचे था, करीब 10 पर। ये एक साफ बाई सिग्नल था और नतीजा, अगले ही साल स्टॉक ने करीब 95% का रिटर्न दिया। यही कहानी अगस्त 2013 में फिर से दोहराई गई। पीई फिर से 10 के आसपास आया और अगले साल स्टॉक ने 114% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इससे पता चलता है कि ये तरीका कितना कारगर हो सकता है। तो इस पूरे तरीके को हम इन 3 आसान नियमों में समझ सकते हैं। एक, ग्रेट बेट यानी शानदार मौका तब होता है जब पीई अपने हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे हो और प्रॉफिट ग्रोथ के आधे से भी कम हो। एक, रीजनेबल बेट या ठीक ठाक मौका तब है जब पीई अपने एवरेज के पास हो और ग्रोथ रेट से कम हो। और स्टॉक ओवर वैल्यूड तब है जब पीई अपने इतिहास के सबसे ऊंचे लेवल पर हो और प्रॉफिट ग्रोथ के दुगने से भी ज्यादा हो। ऐसे स्टॉक से दूर रहना ही समझदारी। और आखिर में सारी कहानी इस एक मैट्रिक्स पर आकर टिक जाती है। जब एक बेहतरीन मैनेजमेंट एक बेहतरीन बिजनेस को चलाता है, जैसे इन्फोसिस या एचडीएफसी बैंक, तो वो एक पोटेंशियल मल्टीबैगर बनता है। लेकिन जब एक बुरा मैनेजमेंट एक बुरे बिजनेस को चलाता है, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, तो वो एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर यानी पैसा डुबोने वाली मशीन बन जाता है। अपने हर इन्वेस्टमेंट को हमेशा इस मैट्रिक्स पर रखकर जरूर देखना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने खुद के पोर्टफोलियो को देखकर सोचिए, आपके इन्वेस्टमेंट्स इस मैट्रिक्स में कहां फिट होते हैं? क्या वो ऐसी कंपनियों में हैं जहां एक बेहतरीन मैनेजमेंट एक बेहतरीन बिजनेस चला रहा है, या कहीं पैसा वेल्थ डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में तो नहीं फंसा है? इन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए और अपने निवेश को और भी स्मार्ट बनाइए।